Hello and welcome to Stalwart Speak at IIPA. I am Rakhi Bakshi. As you know, every year 21st April is celebrated as Civil Services Day, and PM's Awards for Excellence in Public Administration is also given to civil servants. So this time for 2021, one of the winners, who's a young dynamic IS officer, District Magistrate of West Champaran in Bihar, Mr. Kundan Kumar is with us, and we are going to talk to him about areas and issues related to governance, public administration, and what it feels like to be a winner there. Welcome, Kundan Kumar ji. Thank you so much. So first of all, how does it feel, getting an award, that too from the Prime Minister, for something that you've done on the ground and in a region which has a lot of issues? How does it feel? It really gives an immense pleasure, and that too, this is dedicated to the whole team who have worked day in, day out to achieve this. जी, और खासकर हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में खासकर ये जो अवार्ड दिया गया इनोवेशन की कैटेगरी में, नव निर्माण के लिए, और इससे पहले भी ये दूसरी बार आपको ये अवार्ड मिला। वी मस्ट मेंशन दैट दिस इज द सेकंड टाइम ही हैज गॉट दिस अवार्ड। ये बताइए कि किस तरह से आपकी पोजीशन पे एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये डिफरेंस लाना मुमकिन हो पाता है? IS एज अ सर्विस की ये ब्यूटी है कि बहुत ही अर्ली एज में जब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, और उससे पहले भी आपके पास इतनी अथॉरिटी और इतनी स्कोप आपके काम में रहता है, आपकी पोजीशन में रहता है कि आप बड़े चेंजेस कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करके नई चीज़ें की जा सकती हैं। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही समस्या है, जो बहुत दिनों से इस तरह लगता है कि वो समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास होता है। मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से कभी अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरे को दूर रोशनी ही कर सकती है, और इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग उन जो भी चलती हुई आ रही समस्याएं जिसकी हम दिन रात बात करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहना चाहिए कभी कभी। और इसी में मैं ये पॉइंट डालना चाहूँगा, और जैसा आपको पता ही है कि ये इनोवेशन के फील्ड में मिला है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और मॉडल है इस चीज़ को दिखाने के लिए कि कैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पार्टिसिपेटिव अगर टीम वर्क की जाए तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपदा में अवसर ये तलाशा गया है। तो आप इसके बारे में और बताएं कि ये जो पुरस्कार आपको मिला है उसमें जो नव निर्माण में क्या ऐसा काम हुआ बेहतरीन जिसको आउटस्टैंडिंग कहा गया? अब इसमें ऐसा है कि कोविड-19 से सभी लोग वाकिफ़ हैं, एक वैश्विक महामारी के रूप में आया, और जब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में सूरत, लुधियाना, अमृतसर, मुंबई, इन सब जगहों से हमारे ज़िले में लोग आने शुरू हुए। बहुत बड़ी संख्या थी, और जो धारणा थी पहले कि मजदूर आ रहे हैं, बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं, सभी को राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग उनको क्वारंटीन कैंप्स में 14 दिनों के लिए रख रहे थे। तो इत्तेफाक से एक क्वारंटीन कैंप मंझौलिया ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोग गए और उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे कि आखिर वो करते वहाँ पे क्या थे। तो टू आर अटर सरप्राइज हम लोग, जो कि मैंने बताया कि आम धारणा यही बन रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, जब देखा कि वो हाईली स्किल्ड हैं, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं हाईली स्किल्ड हैं, पूरे प्रोडक्शन चेन की उनको जानकारी है, और उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ना केवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है वो जानते हैं और उस पर काम कर चुके हैं, और मार्केट लिंकेज और सेल्स की भी उनको काफ़ी जानकारी है। अच्छा। तो बेसिकली वो बैकबोन है, जहाँ भी काम कर रहे हैं वो बैकबोन है उस इंडस्ट्री के। हाँ, यहाँ पे आके और फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे प्रोडक्शन यूनिट यहाँ उनका शुरू कराया जाए। उनके पास सारा कुछ था, स्किल सेट था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, सेल्स मार्केटिंग लिंकेज सारा कुछ था। अगर आवश्यकता थी तो रिसोर्स की, और उसको भरपाई किया राज्य सरकार ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनोवेटिव वे से, क्योंकि आप समझ सकते हैं उस समय मल्टीपल चैलेंजेस थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आइसोलेशन वार्ड कराना है, लॉकडाउन को लागू कराना है, उसके साथ बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की समस्या, तरह तरह की चीज़ें थी, और उस बीच में इस चीज़ को खड़ा किया गया। तो इसमें बेसिकली फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा वहाँ पे निर्देश हुआ बिल्कुल, और क्लियर कट विजन और डायरेक्शन था कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनके लाइवलीहुड का, उनके रोजगार का यहाँ पे हम लोग व्यवस्था करें। बहुत बढ़िया। तो आपने ये बताया बेसिकली रिवर्स माइग्रेशन की बात इन्होंने की, और उसमें इनोवेटिव टेक्निक के साथ कुंदन कुमार जी जो आपने काम किया है वो पूरे समाज के लिए और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में एक बहुत बड़ी मिसाल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे खासकर आप जैसे
डायनामिक आई वुड से आईएएस ऑफिसर्स किस तरह से और आगे चेंज ला सकते हैं? आपकी व्यूज़ क्या हैं और क्या किया जाना चाहिए? मेरा ये मानना है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग लगातार इस चीज़ को देखते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सोसाइटी में हैं और बहुत दिनों से चलती आ रही हैं, पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। हम सभी लोगों का, इनफैक्ट जो मुझे सुन रहे हैं, आप में सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है, इस पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है या नेक्स्ट जनरेशन है, उसको वो समस्या आगे ना जा पाए। अगर एक दो समस्याओं को भी हम लोग अपने अप्रोच से, अपने कुछ प्रयास से इसी पीढ़ी तक रोक पाए तो अगले जनरेशन को हम एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। इस वाले में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा कि कैसे इसको हम लोगों ने किया। अब यहाँ से हमारे ज़िले से, जैसा मैंने बताया, हज़ारों हजार की संख्या में लोग वापस आए, लगातार बाहर जा रहे थे। अब जब वो आए, हम लोगों ने क्वारंटीन कैंप में क्या इनोवेटिव अप्रोच रखा वो मैं बताना चाहूँगा, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। तो जब वो लोग वापस आए, और मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था ये कि उनके लिए रोजगार परक चीज़ें यहाँ पे देखनी है, तो हम लोगों ने क्वारंटीन कैंप में, क्योंकि 14 दिन ही रहना था लोगों को और उसमें 150 से 200 लोग होते थे, तो हम लोगों ने 8-10 जो एनर्जेटिक लोग थे उनका एक उद्यमी मित्र मंडल बनाया। 2-3 काम उन्हें दिए। एक तो ये कि बाद में हम लोग संपर्क में और लोगों से रहेंगे जब ये 14 दिन बाद अपने अपने गाँव में चले जाएंगे, और जितने भी क्वारंटीन कैंप थे सब में हमने उद्यमी मित्र मंडल बनाया। दूसरा काम उनको दिया कि हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जो वो कर रहे हैं प्रोडक्शन, वो चीज़ यहाँ कैसे शुरू हो सकता है, तो ये टास्क भी हम लोगों ने उन्हें दिया। एकदम पार्टिसिपेटिव मॉडल है जिसमें कि उन्हें आइडिया देने का है कि आप बताएं कि यहाँ पे कैसे ये शुरू हो सकता है, और आप अपने पॉइंट्स उसको लिखें। तीसरी चीज़ हमने बताई कि आप अपने ओनर्स से संपर्क करें कि वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ सकते हैं, और चौथी चीज़ कही कि अगर वो आ नहीं सकते हैं तो जॉब वर्क अपना कैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो पूरा का पूरा जो एक अवधारणा थी उसको डिज़ाइन करने का काम हम लोगों ने दिया। तो काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से चीज़ें, मैंने बताया आपको कि सारा नॉलेज उनको था, बल्कि मैं तो कहूँगी एंड टू एंड अप्रोच जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज़ थी वो ये था कि हम लोगों ने एक और इनोवेटिव चीज़ किया कि हर एक उद्यमी के साथ, जो भी उद्यमी बनना अब चाह रहे थे, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे, उनके साथ जिला प्रशासन के सीनियर एक पदाधिकारी को स्पोक के रूप में लगाया, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि 24/7 अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना हो या स्थान आवंटित होना हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे एक मशीन इंपोर्ट करके मंगाई गई, लगभग 40 से 50 फीट लंबी थी। अब हमारे पास तुरंत जो है ऐसा कोई क्रेन अवेलेबल नहीं था, तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उनके स्पोक थे, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने रेलवे से संपर्क किया और वो जो है क्रेन अवेलेबल हो गया। अदरवाइज ये लंबा समय हो सकता है, ले सकता है, या होता है या दिक्कत होती। तो ये स्पोक का कॉन्सेप्ट आया। जो तीसरी चीज़ थी, हम लोगों ने प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया। तो लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ ये चनपटिया का बाजार समिति है, और उसमें बहुत बड़े बड़े गोडाउन अनयूज्ड पड़े थे। फॉर एग्जांपल 60,000 स्क्वायर फीट का, इस तरह के बड़े बड़े थे। तो हम लोगों ने राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करके उसे लिया और उसे प्लग एंड प्ले मॉडल क्रिएट किया। उसमें डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पब्लिक एमिनिटी सब कुछ दिया गया। आप आएँ और अपना प्रोडक्शन चालू कर दें, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता, और प्लग एंड प्ले मॉडल इस सक्सेसफुल मॉडल का एक एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंट। जो अगली चीज़ है वो है डिज़ाइन स्टूडियो। आप जानते हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल फील्ड में अगर लोग जाने वाले हैं, तो अगर काम करने वाले, तो उन्हें लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए, तो वो डिज़ाइन स्टूडियो भी वहाँ पे तैयार किया गया है। सर्विस सेंटर्स किए गए हैं, 414 बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अब उन मशीनों को रिपेयर वर्क्स, और ये क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं, लेज़र एनेबल्ड मशीनें हैं। तो ये सब मशीन, जैसे आप डिज़ाइंस आती हैं उसके कंप्यूटर में फीड करते हैं, और एक साथ 10-10, 12-12 ड्रेसेस एक साथ निकलते हैं एम्ब्रॉयडरी होके। तो ये सब मशीनें, उसके लिए वहीं से लोग फिर 20-25 की संख्या में सर्विस करने वाले भी लोग। बहुत खूबसूरती से आपने ये इन सब बातों को यहाँ बताया। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब एक चीज़ और की गई थी जो मेरा छूट गया। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, जो राज्य सरकार का निर्देश था, कि हम लोगों ने जितने लोग आए, 80,000 से ज़्यादा लोगों की एक व्यक्ति की स्किल मैपिंग कराई, स्किल प्रोफाइलिंग कराई, कि क्या, कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या करते थे, और आपका स्किल सेट क्या है। और उसका डिजिटल डेटाबेस हमारे पास अभी भी। और उसको देखते हुए हम लोगों ने 3 भाग में बांटा। टेक्सटाइल एंड अपैरल एक निकल के आया, एक फुटवेयर निकल के आया, और तीसरा वुड क्राफ्ट निकल के आया।
और इन तीनों ही सेक्टर में हम लोगों ने एक्सटेंसिव तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और उसकी सारी चीज़ें करनी शुरू की। आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 57 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं स्टार्टअप जोन में। स्टार्टअप जोन से बाहर 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। 141 और शुरू होने वाले हैं और 3 और स्टार्टअप जोन शुरू होने वाले हैं। हमारे पास बियाडा की 350 एकड़ का लैंड है, वहाँ पे अब जो है राज्य सरकार का निदेश है और वहाँ पे भी अभी शुरुआत होने वाली है। और उसके साथ साथ इंडिया में मात्र 7 पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल का बनने वाला है। उसमें भी प्रपोजल हमारी तरफ से राज्य सरकार में गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत करके उसे भारत सरकार में भेजा गया। यानी कि एक जो परिकल्पना है वो ये है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को कैसे एक प्रोडक्शन हब बनाया जाए और आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वहीं पे रोजगार मिल पाए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रोजगार। और ये साथ ही ये जो पूरी कहानी आपने बताई ये भी दर्शाता है कि किस तरह से जो आपदा में अवसर की बात है कि जब क्राइसिस आ जाता है, किसी भी तरह का और डिजास्टर हो, मैनमेड हो या नेचुरल हो, उसमें किस तरह की नई टेक्निक अपनाई जाए, ये शायद आप जैसे लोगों से उम्मीद भी की जाती है और आपने कर भी दिखाया है। एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा पार्ट है ये तो कैसे चीज़ें हुई हैं वो है, हमने मशीनें इंपोर्ट कराई, सब चीज़ करा है। पर जो सबसे पहली चीज़ थी वो था जब हताश और निराश होकर लोग लौटे थे, उनमें ये उनके परसेप्शन में चेंज करना और उनको ये कॉन्फिडेंस ये दिलाना कि यहाँ ये काम हो पाएगा। मैं आपको बताऊं कि रोल ऑफ डीएम और रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर उस समय ये देखने को जो आप पूछ रही थी बेसिकली ये था कि हमें अपनी टीम को ये भरोसा दिलाना था। सबसे पहले हमारे जो ऑफिसर्स थे, हाँ। किसी को ये लग नहीं रहा था कि ये हो सकता है, क्योंकि सब लोग मल्टीपल चैलेंजेस से जूझ रहे थे कोरोना की सारी चीज़ें करना और उसके साथ पैरेलली ये खड़ा करना। इट वॉज अ बिग चैलेंज और उसमें सभी ऑफिसर्स में ये जो है पहले तो हमें अपने टीम में ये विश्वास दिलाना था कि नहीं ये काम हो सकता है, और फिर उसके बाद जो रिटर्नीज थे उनमें ये विश्वास दिलाना था कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पहले पूर्व में ज़िले में कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी। तो उनको इसलिए हम लोग बोल रहे थे, मुझे तो याद भी है पहली मीटिंग में 33 लोग आए थे, तो हम लोगों ने बोला था कि आप निश्चिंत रहें, इस आपदा में भी अवसर हम लोग आपके लिए चुरा लाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कर भी दिखाया है। और कुंदन जी, पहले भी जब आपको अवार्ड मिला और मैं पढ़ रही थी, वो भी बहुत बेहतरीन काम था, खासकर महिलाओं के लिए। अगर हम स्वास्थ्य के लिए देखें, जिस तरह से प्राइवेट क्लिनिक्स जो आपको लगा कि जिनकी प्रैक्टिस सही नहीं थी, उस पर काम हुआ। मैडम बेसिकली पिछले बार जो था वो एजुकेशन से संबंधित था, उन्नयन को लेके, जिसमें कि खासकर बच्चियों के लिए जो है बहुत आवश्यक था, क्योंकि वहाँ पे दूरस्थ सरकारी स्कूलों में जो बच्चियाँ भी जाती थी उनके लिए भी एम्पावरमेंट का काम था। उसमें भी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज़ किया और बॉटम ऑफ द पिरामिड पे क्वालिटी एजुकेशन कैसे बच्चों को मिले उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे फिर उन्नयन बिहार के रूप में स्थापित कराया और अभी सभी हाई स्कूल्स में LED टीवीज़ हैं, कंटेंट है और उससे जो है क्लासेस चलती हैं। जो मैंने इनिशियली भी बताया कि कैसे चलती हुई आ रही चीज़ों में अगर कोई समस्या है या कोई भी चीज़ जो पीढ़ियों से चलती आ रही है और प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, ये हमारा जो है एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो इन सब चीज़ों से एक नोट्स की तरह फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। जो गवर्नेंस के मॉडल की और जो प्रधानमंत्री ने कल बात की और कल चेयरमैन IPA ने भी बात की कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस को हम थोड़ा कम करें, कंप्लायंसेस को हटाएं, जिससे आम जनता को एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन मिल पाए, उसके बारे में क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि देखिए समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है और हो सकता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ इररेलेवेंट हो रही हों। अगर वो इररेलेवेंट हो रही है तो उसको थोड़ा हम डीएम्फेसाइज कर सकते हैं और नई चीज़ों के साथ आ सकते हैं। अगर आप पूरे प्रोग्रेस को देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि जो तंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का वो टेक्नोलॉजी से अलग हो सकता है। आप अगर अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से आ रही है। आप देखेंगे कि पिछले 200 साल में जो नहीं हुआ टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जितना कुछ हुआ होगा वो पिछले 20 वर्ष में हो गया। जो 20 वर्ष में नहीं हुआ वो 5-10 साल में हो गया। आप याद करें इंटरनेट आने के बाद पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो इंटरकनेक्टेड है और उसके बाद कितनी चीज़ें हो गई। अभी मैं आ रहा था, आपके यहाँ आने के लिए GPS में डाला और उसने पूरा रास्ता बता दिया कि इस रूट से जाएं, यहाँ पे जैम लगा हुआ है, और तब मैं समय पे पहुँच पाया। आप सोचिए टेक्नोलॉजी कितना हेल्पिंग हैंड हो सकता है टेक्नोलॉजी का। तो अब लेकिन ये समझना है कि और भी बहुत तेज स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम लोगों को मिसिंग द बस वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड स्तर पे ये देखना चाहिए कि जैसे
आप देखें कि इंडिया का जो प्रोग्रेस हुआ उसमें आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे और जब कंप्यूटर आया था तो हम लोगों को निबंध ये लिखा जाता था कंप्यूटर कैसे रोजगार खा जाएंगे, रोजगार चले जाएंगे। लेकिन आप देखें उसी कंप्यूटर ने, उसी आईटी इंडस्ट्री ने पूरे विश्व में भारत को सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली एक देश के रूप में प्रतिस्थापित तो किया। आप कह रहे हैं कि डिजिटल गवर्नेंस जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे है। मेरा ये कहना है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल बिग डेटा एनालिटिक्स आ रही है, मशीन लर्निंग आ रही है, एआई है, इन सभी के बदौलत ब्लॉकचेन है, तो इन सभी को फॉर एग्जांपल लैंड के लेके जो इश्यूज रहते हैं लगातार देखते हैं, उसको अगर ब्लॉकचेन से कनेक्ट हम लोग कर दें तो वो समस्या बिल्कुल समाप्त हो सकती है कि ओनरशिप की जो ये समस्या रहती है कि ये लैंड पार्सल है, हमारा भी है, इसका भी है, इसका भी, और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आने वाले समय में जब ये ब्लॉकचेन से अगर इंटीग्रेट हो जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता कि ओनरशिप की प्रॉब्लम रहे, तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये जो मंत्र, इसी से रिलेटेड सवाल है, रूल टू रोल की जो बात हो रही है, लगातार रोल में आ जाना है ज़्यादा, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया ये चीज़ कि एक चेंज एजेंट के रूप में आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं। और चेंज एजेंट ऐसा कि कैसे, अब जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार ये परसेप्शन चलता है कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती, ये चीज़ नहीं हो सकता, उसमें चेंज एजेंट एक सकारात्मक प्रयास कैसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी आवश्यकता तो हमें ये है कि हम अपने आप को सकारात्मक रख सकें, क्योंकि जब एक परिवेश में आप रहते हैं और सब बोल रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उस बीच में ये सोच पाना कि हाँ हो सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं और ये हम लोग करा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सकारात्मकता से ही बड़े चेंज किए जा सकते हैं। एक बात जो अब हो रही है विजन इंडिया 2047, वहां जो हम देख रहे हैं उस टारगेट की तरह, आप लोग कैसे उस एम को, उस सपने को साकार करने की ओर देख रहे हैं? कैसा होगा गवर्नेंस उस वक्त और किस तरह की गति अभी दिख रही है? मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने एक टर्म यूज किया, मिसिंग द बस वाली बात, कि जब ग्लोबल लेवल पे कुछ चेंजेज आ रहे होते हैं या नई टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से आ रही होती है जो स्वीपिंग चेंज करती है, जैसे एआई अभी आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है। अगर हम एआई या ब्लॉकचेन को अभी इस समय तुरंत अडॉप्ट नहीं करेंगे, समय अगर बीतता चला जाएगा तो हम बस मिसिंग द बस वाली बात हो जाएगी और फिर बाद में हमसे आगे बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। हमें यह देखना है कि टेक्नोलॉजी की स्पीड जैसे ही वो आती है, जैसे ईवीज आ रही हैं, और देखें आप कितनी तेजी से कितने अच्छे स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू हो रहे हैं और ईवीज के क्षेत्र में भी हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी के जो यंग स्टार्टअप्स हैं, यंग लोग हैं, उनमें एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है और जिसके कारण देखें इतने जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वो यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं, इतनी जल्दी यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। तो एक नवीन ऊर्जा है सभी लोगों में, यहाँ के युवाओं में। जिस प्रकार आईटी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन पिछले दशक में किया गया और हम लोग उस स्तर तक पहुँचे, वैसे ही जब विजन 2047 की बात अगर हम लोग कर रहे हों तो हमको ये देखना है कि हर डायमेंशन में कहीं भी हम पीछे ना रह जाएं और बहुत तेजी से। उसमें एक बड़ी बात ये हो रही है और जिस पर बार बार कल बात भी की गई कि सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस होना चाहिए और इस पर बहुत जोर है। और उसी में दो बातें आपने भी कही, वो ये कि पार्टनरशिप की, साझेदारी की बात हो रही है प्राइवेट के साथ, जैसा कहा आपने, और तीसरा कि पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, सबको लेकर चलना। मैं एक बात इस मामले में जो आपने कहा सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि ये भारत देश इतना बड़ा है और एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि सभी लोगों को हम लोगों ने हटा दिया, तो ये क्या बचता है? एक धरती का टुकड़ा बचता है। इस धरती के टुकड़े में प्राण कहाँ से आता है? इस धरती के टुकड़े की इमेज, ब्रांडिंग कैसे होती है? इस धरती के टुकड़े में वो सपने कहाँ से आते हैं? जो सपने यहाँ के एक एक सिटीजन की होगी, अगर उनके सपने बहुत बड़े होंगे तो इस देश का सपना बहुत बड़ा होगा। अगर हमारे जो हाशिए पे गांव के अंदर में जो छोटा सा एक बच्चा है, अगर वो बड़ा बनने का सपना देख पाएगा तो कहीं ना कहीं सभी कलेक्टिव रूप से ये देश बड़ा बनने का सपना देख पाएगा। उसी तरह से ये जो मैंने आपको कहा कि अगर सभी लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में, अगर हम एक सिटीजन अगर बेस्ट करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, तो यानी कि पूरा देश जो है वर्ल्ड लेवल पे अच्छा कर पाएगा। तो इसलिए सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल जो मैंने स्पोक की बात बताई, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया गया, इसमें एक एक ऑफिसर को लगाया गया इसके लिए, उद्यमियों के साथ, एक एक मजदूर के साथ। और मैं आपको बताऊं, ये मजदूर से मालिक बनने का सफर था। ये मजदूर वापस आए थे और आज सब ओनर्स हैं, मालिक। और एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ,
कैसे सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सो चंद्रेश्वर जी हैं, जिनका कि वहाँ पे एक स्टार्टअप है। चंद्रेश्वर जी बनारस में उम्र उनकी 10 साल की थी जब वो चंपारण से बनारस चले गए थे, और 10 साल की उम्र से बनारसी साड़ी पे वो काम करते हैं। अब आप समझ सकती हैं आज 45 साल बाद उनका एक्सपीरियंस कितना है। 45 साल तक वो बनारसी साड़ियों पे काम किए। 10 साल की उम्र में गए, डोमेन एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं जी, 10 साल की उम्र में यहाँ से गए। 45 साल बाद लॉकडाउन में जब वो वापस आते हैं, और हम लोगों ने जब उनसे संपर्क किया और उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप में इतना टैलेंट है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। आज वो मजदूर नहीं है, कामगार नहीं है, वो ओनर हैं, और जितनी बनारसी साड़ियाँ बन रही हैं उनकी सब बनारस चली जा रही। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर सिटीजन सेंट्रिक हो तो आज वो व्यक्ति, उसकी सोचिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा और उसका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन क्या होगा। जी, इतने कुछ एक बातें जिसकी चर्चा और गवर्नेंस की जब भी हम बात करते हैं, एक तो मिशन कर्मयोगी जो पूरा एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें बिल्कुल कमिटमेंट पे, डिलीवरी पे फोकस आ गया। और उसके अलावा अगर आप देखें एक नया टर्म जो हमेशा प्रधानमंत्री भी हमेशा उसकी बात करते हैं, संकल्प से सिद्धि की, तो कैसे एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हो जिस पे काम हुआ है और आप लोगों ने कर भी दिखाया है इस तरह का काम। 2-3 चीज़ें और जिसकी बात हो रही है कि किस तरह से एथिक्स को पे जोर दिया जाए, बेंचमार्किंग पे जोर दिया जाए, गुड गवर्नेंस पे जोर दिया जाए, कल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, इन सब को कुल मिला के किस तरह से आप देखते हैं? मैम, इसमें यही देखना है कि जो अगर हम एक बड़ा सपना देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक व्यक्ति, मैं हूँ या आप हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, और अच्छा करें तो हम अपना, अगर पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल बनाते हैं, सारा सिलेबस देखते हैं, ये देखते हैं कि कहीं कोई लूप होल ना हो जाए जिससे कि मैं पीछे रह जाऊँ। उसी तरह से अगर एक परिवार को आप देखें तो परिवार में गार्जियन जो होते हैं सभी पे ध्यान रखते हैं, हर तरीके की चीज़ों को देखते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट भी देख रहे होते हैं, तो कोई बीमार पड़ता है तो उसको भी देख रहे होते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए जिसके कारण कि परिवार को दिक्कत है। उसी तरह से एक गांव, उसी तरह से एक समाज, उसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से एक राज्य, और राज्यों से बन के पूरा देश। तो अगर कोई लूप होल्स रह जाएगा तो ये जो बहुत स्पीड से पूरे वर्ल्ड में जो तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। और मैम, जो आपने कहा संकल्प से सिद्धि, तो देखिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे संकल्प हों कि विकल्प नहीं हो, और संकल्प ये है कि हाशिए पे खड़ा, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे भी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को हम लोग कैसे बदल पाएँ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर पाएँ। अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे उस चीज़ को उनके स्तर तक हम लोग ला पाएँ, और इसी से जो है बड़े परिवर्तन होंगे। और देखिए, इंसान के साथ सबसे खास बात यह है कि वो सक्सेस जो है उनका रिसोर्सेज का बहुत मोहताज नहीं होता। हो सकता है कि किसी जंगल में बैठा हुआ कोई बच्चा है किसी इंटीरियर गांव में, और वो कल जाके डॉक्टर कलाम बन जाए, वो कल जाके आइंस्टाइन बन जाए। तो उनको एक परिवेश सिर्फ हम लोग अच्छे से अगर दे पाएँ, सब में पोटेंशियल प्रकृति ने भर के दिया है। एटमॉस्फेयर की बिल्कुल इनेबलिंग एटमॉस्फेयर की बात है, क्योंकि सब में प्रकृति ने अपार अकूत संभावनाएं देके भेजी। तो अगली पीढ़ी जो है, अगला जनरेशन जो है, उसके एस्पिरेशंस कैसे बढ़ाएं, उनके आंखों में बड़े सपने कैसे दें, ये बहुत बड़ा काम। बहुत खूबसूरत आपने बताया है। आप एक IAS ऑफिसर हैं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो UPSC का एक बहुत बड़ा सपना लेकर आगे चलते हैं। थोड़ा सा उनके लिए भी आप बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई किस तरह से की, क्या ऐसा है जो करना चाहिए आज के युवाओं को जिससे वो अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच रखें, डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी, क्या आप सुझाव देंगे? मैं तो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, और कॉर्पोरेट में मुंबई में मैं काम करता था, और वहीं पे काम करते करते ही मैंने अटेम्प्ट अपना दिया था, जिसमें मेरा IPS में पहले हुआ था उत्तराखंड काडर में जी। और उसके बाद फिर से मैंने रीअटेम्प्ट दिया और IAS में आया। अब क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या कोर्सेस है, सब लोग जानते हैं, सब ऑनलाइन भी देख लेते हैं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं सभी को पता है। मेरा बस एक चीज़ कहना होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कल के दिन आप, जैसे हम लोग जिस पोजीशन पे हैं वहाँ आने वाले हैं, आप उस तरह से कल्पना कीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। हो सकता है कि अचानक कोई आपदा आ गई, हो सकता है कि रोपवे में एक घटना आपने देखा होगा पिछले समय हो गया, कैसे आप रिस्पॉन्ड तुरंत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको तुरंत, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप हर तरीके के, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, किसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है, आपको आपदाएं भी देखनी है, आपको हर चीज़ देखना है, आपको डेवलपमेंटल पार्ट भी देखना है, सब चीज़ देखना है। और आप डिस्ट्रिक्ट में अकेले
ऑलमोस्ट आप एक अकेले व्यक्ति होते हैं जो सारा कुछ देख रहे हैं, तो आप उस चेयर पे अपने को बैठ के देखिए और देखिए कि आपका एक्यूमेन कितना ये होना चाहिए। हर फील्ड में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को रख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट था, मैं सोच लूँ उसका एक चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो पता चला कि वो एक ही चैप्टर पे इतना रिसर्च कर रहे हैं, उस पर बार बार किए जा रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स छूट गए। ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सब चीज़ का नॉलेज रखता हो और इंस्टेंट डिसीजंस ले पाए और उसको मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी रहे और वो रिस्पॉन्ड कर पाए। ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि एक स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड लेवल पे जितनी चीज़ें चल रही हैं, खासकर इंडिया के अंदर जो चल रही है, इंडिया के पड़ोसी देशों से जो चल रही है और पूरे वर्ल्ड स्टेज पे जो चल रही है, उन सभी चीज़ों में आपको देखना चाहिए और आपका एक विज़न होना चाहिए, एक ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं कहूँगा, कॉमन ओपिनियन की अगर हम किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो बहुत कुछ नकारात्मक रहता है। नहीं, ये तो नहीं बदल सकता, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। मेरा ये सुझाव होगा कि आपको भले ही बिल्कुल रॉटन सिस्टम या रॉटन चीज़ें क्यों नहीं कोई दिख रही हों, उसमें भी आपका सकारात्मक मनोदशा होनी चाहिए कि कैसे मैं बदलाव लाऊं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द चेंज एजेंट। आप बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें जो सब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, उसमें हाँ कैसे हम करा सकते हैं, कैसे आपका ये विजन बने कि इम्पॉसिबल सब लोग बोल रहे हैं लेकिन उसको कराया जा सकता है। ये सकारात्मक भाव जब रहेंगे, अब वो बायसनेस आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड की आपने बात की है, स्मार्ट स्टडी की आपने बात की है। ये नहीं कि हम बहुत ही घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी क्या है उस पर समझ नहीं आ रहा है, तो ये आपने बात उन लोगों के लिए कही है। एक चीज़ और जो बात आई थी कल, वहाँ पे आना चाहूँगी, प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात, यानी सिटीजन तक जो भी स्कीम्स हैं, सुविधाएं आप पहुंचाएंगे। जैसे आपने कहा आप एक नोडल हैं, आप चेहरा हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे और क्या आपको लगता है आगे के लिए क्या सुझाव आपकी तरफ से और आ सकते हैं? मेरा इसमें एक मात्र सुझाव रहेगा कि टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जा रहे हैं और इनोवेशन, उसके अंतर्गत हम लोग जो है इसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसको अडॉप्ट अगर करें टेक्नोलॉजी को, तो उसमें सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विस डिलीवरी है वो फास्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अपने राज्य की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक शिकायत निवारण के लिए जो है स्कीम है, वहाँ पे एक्ट है। आप देखेंगे कि बहुत दिनों से जो पेंडिंग चल रहा था, या कोई आदमी ऑफिस टू ऑफिस अगर जा रहा हो, लोक शिकायत में अगर वो जा रहा है तो उसका पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। जो आपने प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, बिल्कुल प्रोसेस डिफाइंड है और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से वहाँ पे है और आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई और आपको तुरंत समाधान उसका मिलता है टाइम बाउंड मैनर में सभी चीज़ों का। तो इस तरह के प्रोसेस को री इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे अल्टीमेटली सिटीजन जो है वही धुरी है जिसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो सिटीजन को कैसे इम्पैक्टफुल और बहुत कम समय में सर्विस डिलीवरी मिल पाए, इस तरीके से प्रोसेस को हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अब के अनुसार। क्योंकि हो सकता है पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत जो है चीज़ें दिख जाएं, तो हो सकता है पहले कुछ और चलती आ रही हूँ, अब उसको रीस्ट्रक्चर आज की आवश्यकताओं और आज के टेक्नोलॉजिकल यूज़ के अनुसार हम लोग को करना चाहिए और किया जा रहा है। थोड़ा सा लाइटर वेन में, जैसे कहा जाता है कि डीएम साहब, तो आपने लेकिन बात की है कि कलेक्टिव एक टीम की स्पिरिट रखी जाए, पार्टिसिपेटिव आपने बात की है, और इन सब पॉइंट्स को मिला के आप कह रहे हैं कि उसको लेकर आप लीड करेंगे वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमेशा है कि चीज़ें अच्छी तभी हो सकती हैं जब एक टीम वर्क अच्छा हो, और टीम में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो उस पोजीशन पे या उस पोस्ट पे नहीं हो। फॉर एग्जांपल स्पोक की ही बात करूँ, जो मैंने कहा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब उसमें एडीएसएस हमारी एक महिला एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, वो एडीएसएस हैं, उनका इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो एक स्पोक थी सैनिटरी नैपकिन का जो हमारा स्टार्टअप है उसका, और बीइंग अ महिला उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कराया और वो सक्सेसफुल मॉडल के रूप में वो स्टार्टअप अभी चल रहा है, और इंडिया के हर पार्ट में अभी जो सैनिटरी नैपकिन्स वहाँ से प्रोड्यूस करके भेजा जा रहा है।
मेरा ये कहना है कि इंटरेस्ट के हिसाब से भी जो है हम लोग देखें कि कौन सा ऑफिसर किस तरह का उनके जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, बिल्कुल, तो वो भी होगा। और आप देखें इसका आउटकम्स कैसे रहे हैं कि अभी 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल रहा है और लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर अभी उन स्टार्टअप में हो चुका है। उसके अलावा 414 जैसे मैंने बताई मशीनें हैं, इंपोर्ट करा के मशीनें लाई गई हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बल्क प्रोडक्शन मॉडल है, बहुत ही चीपर रेट पे बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी भेजा जा रहा है। 70,000 कश्मीरी शॉल कश्मीर भेजा गया है बना के, आप सोचें। यहाँ से सूरत लुधियाना में भेजा जा रहा है, बनारसी साड़ी मैंने बताया कि वो बनारस भेजा जा रहा है। बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा खुद काम किया और जो सारी बातें आपने आज इस इंटरव्यू में की है मुझे लगता है कि बहुत ही प्रेरणा देंगी। एक लास्ट मैसेज, कोई संदेश जो आप देना चाहें खासकर युवाओं को? युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देश एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं उसको कैसे अपने इनोवेटिव आइडिया से सॉल्व करना है, ये सभी युवाओं को देखना चाहिए। और आप देखें जितने भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, पहले कभी परिकल्पना नहीं कर सकते कि बिना होटल में गए हुए या बिना रेस्टोरेंट में गए हुए घर पे वही खाना आपके पास आ जाएगा। बट आप देखें टेक्नोलॉजी का यूज़, तो किसी युवा ने ये देखा कि ये समस्या तो है, मुझे घर में बैठा हुआ हूँ और रात के 11 बजे मुझे अगर खाना चाहिए, हलवा खाना है तो कैसे आएगा, या कुछ खाना है पर्टिकुलर चीज़, तो किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किसी ने ये देखा कि होटल्स में तो सिर्फ जो है मिडिल क्लास के उससे ज़्यादा वाले लोग रुकते हैं, तो कैसे जो है सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल बना दो। तो एक स्टार्टअप शुरू हुआ और आप देखें उसका सॉल्यूशन हो गया। किसी युवा ने देखा कि भाई रोड पे चलते हैं पता नहीं होता कहीं जाम लगा हुआ है, तो आप देखें कितना अच्छा गूगल से आप जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके आप देख सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सोसाइटी के लिए ऑब्स्टकल बनी हैं, रोड ब्लॉक बनी हुई हैं, उनको कैसे अपने इनोवेटिव आइडिया से और अपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, इसके लिए ये तो जरूर है कि जो चीजें आपके दिमाग में बायसनेस है या आप रच बस गए, क्योंकि हम उसी माहौल में पले बड़े हैं, तो हमें लगता है कि ये तो चेंज नहीं हो सकता। उस अवधारणा को कैसे तोड़ना है, कैसे आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, कभी कभी तो आउट ऑफ बॉक्स क्या नया बॉक्स ही क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और इन सब बातों को करने के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you so much. And that was Kundan Kumar, of course, a very inspiring interview where he talks about the innovative changes and the techniques and the new technology that should be adopted in the whole structure of governance right now. Thank you for watching this interview and namaskar.